हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 7th हिंदी वसंत भाग 2 पाठ 5 मिठाई वाला पाठ आज हम जो है पढ़ते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। लेकिन उसकी आवाज़ में एक करुणा, एक मिठास, एक दर्द छुपा हुआ होता है। जो भी उसकी आवाज़ को सुनता है, हर कोई में हलचल मच जाता है। छोटे हों, बड़े हों, युवतियाँ हों, चिक्के हों, झज्जे हों, जो जहीं पे होता है वहीं से जो है उसे झांकने लगता है, देखने लगता है। ठीक है, तो बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जब उसके पास जाकर के उससे खिलौने खरीदते हैं, तोतली आवाज़ में बात करते हैं, तो वो बहुत खुशी खुशी से उन बच्चों को देता है और बहुत ही सस्ते में खिलौना दे करके जाता है। इसी में एक परिवार है, राय विजय बहादुर के बच्चे, जिनके नाम है चुन्नू मुन्नू। ये भी खिलौने खरीद करके अपने घर गए और बहुत ही खुशी के साथ जो है, ये देखो मेरे खिलौने कितने सुंदर हैं। तो मुन्नू बोलता है कि मेले कितने सुंदर हैं। दोनों बच्चे तोतले होते हैं, तो अपनी तोतले आवाज़ में बड़े ही प्यार से जो है उन खिलौनों के साथ खेल रहे होते हैं। रोहिणी, जो कि विजय बहादुर जी की पत्नी होती हैं, उन्होंने कुछ देर तक अपने बच्चों का खेल देखती हैं। बाद में उनको बुला कर के पूछती हैं, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया। तो रोहिणी सोचने लगी कि इतना सस्ता दे करके कैसे चले गए, पर दे गया तो दे गया। ठीक है ना, एक जरा सी बात थी। रोहिणी फिर अपने कामों में उलझ गई। तो उसके बाद 6 महीने, इस तरह से 6 महीने फिर निकल जाते हैं। तो नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले की चर्चा बहुत ज़ोर शोर से हो रही है कि एक फेरी वाला, एक मुरली वाला आता है, अपनी मुरली को इतने मधुर स्वर में बजाता है और फिर बच्चों को मुरली बेच के जाता है, पर बहुत ही सस्ते में दे के जाता है। तो उसमें कुछ लोग जो है इस तरह से तर्क करते हैं कि कैसा है वो, वही दुबला पतला सा वही खिलौने वाला तो नहीं है। तो ठीक है, वैसा ही होगा जो भी है। ठीक है ना, इस तरह से जैसे मुरली वाले का स्वर रोहिणी ने सुना, तो तुरंत खिलौने वाले का उन्हें स्मरण आ गया, जो 2 पैसे में खिलौने दे गया था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा करके खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और उनसे बोली, जरा उनको इधर बुलाओ और बच्चों के लिए मुरली ले लो। तो विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं, वैसे ही दरवाजे पे चले जाते हैं कि अरे भाई, मुरली कैसे देते हो? तो उन्होंने कहा कि मुरली जो है, वैसे तो मैं 3 पैसे में देता हूँ, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूँगा। तो विजय बाबू सोचे कि देता तो सबको इतने में ही है, पर मेरे ऊपर एहसान लाद रहा है। अभी उनसे बात हो ही रही है कि तब तक किसी की टोपी गिरी, किसी का जूता पार्क में छूटा, किसी की सोथनी अर्थात पैजामा ढीली हो गई, कोई लटक रहा है, कोई हाथ से पकड़े हुए। सब ऐसे दौड़ते हुए बच्चे वहाँ पर आकर के जमा हो गए। अब लेन देन वहाँ शुरू हो गया, मुल्ली 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 करते हुए वो मुरली खरीदने की, भैया मुझे तो ये वाली पसंद है, मुझे तो ये वाली पसंद है। हाँ हाँ बता, ये मैं आप ही के लिए लाया हूँ, बाबू ये तो आप ही का है। इस तरह से बड़े ही प्यार से वो अपनी मुरली जो है बच्चों को बेचते हैं और बेच करके फिर विजय बाबू भी मुरली लेकर के वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है ना, तो आज इस तरह से 8 माह निकल जाता है, धीरे धीरे करके 8 माह निकल जाता है। तो फिर एक दिन एक आवाज़ गूंजती है कि बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। तो रोहिणी सोचती है कि ये आवाज़ तो जानी पहचानी सी, चिर परिचित सी लग रही है। तो वो अपने छत पे अंजानुलंबित अर्थात अपने बालों को सुखा रही होती हैं, और जैसे ही आवाज़ सुनती हैं तो तुरंत नीचे आती हैं। और उनके पति घर में होते नहीं हैं, तो उनकी एक वृद्ध दादी होती हैं, उनसे बोलते हैं कि दादी उनको ज़रा इधर बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। तो ज़रा कमरे में चल कर के ठहराओ, मैं कैसे जाऊं? अब हमारे यहाँ क्या होता है कि
कि हमारे देश की जो परंपरा रही है, औरतें हमेशा पर्दे में या घूंघट में रहती हैं। तो घर में जो पुरुष होते हैं या जो बड़ी बुजुर्ग माताएं होती हैं तो वही मोल भाव करती हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए रोहिणी जो है दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती हैं और दादी उनसे मोल भाव करने लगती हैं मिठाई वाले से। तो वो बोला कि दादी, हमारी मिठाइयाँ रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ कुछ मीठी, जायकेदार वाली, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती हैं, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। तो दादी बोली 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दे देते। तो मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना ही देता हूँ। तो वो बोली चलो ठीक है, 20 ही दे दे, पैसे की 20 दे दो। तो उसने कहा नहीं, मैं पैसे की जो है 16 ही देता हूँ। तो रोहिणी दादी के पास जाकर बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये लो पैसे। मिठाई वाला जो है मिठाइयाँ गिनने लगता है और एक लिफाफे में डाल करके उनको देने लगता है। तो दादी बोलती हैं, अब मैं तो हो गई भाई बूढ़ी, मुझे तो मोल भाव ज़्यादा आता नहीं है। कहते कहते जो है उनके चेहरे पे मुस्कान बिखर जाती हैं। अब मिठाई वाला जो है मिठाई दे ही रहा है, इतने में रोहिणी जो है चिक की आड़ से अर्थात दरवाजे के पीछे से बोली कि पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर आए थे, या तुम इस गली में पहली बार आए हो या इससे पहले भी आए हो। तो वो बड़े ही हर्ष और संशय के साथ बोलते हैं कि नहीं, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ और सबसे पहले मैं खिलौने लेकर के आया था, फिर उसके बाद मैं मुरली लेकर के आया बेचने, अब मैं मिठाई लेकर के आया हूँ। तो रोहिणी बोली, भला इसमें तुम्हें क्या मिलता है, इतना सस्ता तो दे जाते हो, है ना, इस व्यवसाय में तुम्हें क्या मिलता होगा। तो वह बोला, मिलता भला क्या है? कौन बोला? फेरी वाला बोला, मिलता भला क्या है, या खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे? रोहिणी ने प्रश्न किया चिक्की आड़ से। ठीक है ना, वह भी बताऊंगा। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? ऐसा फेरी वाला बोलता है कि अब उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। रोहिणी की जिज्ञासा जो है, उत्सुकता जो है बढ़ती जा रही है। वो उनके इतने सस्ता जो है इस तरह से फेरी देते हैं और इतना सस्ता सामान दे के जाते हैं जिनमें उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों करते हैं। तो ये उत्सुकता जो है रोहिणी के मन में होती है और वो बोलती है कि नहीं, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी, अर्थात आप अपनी बात मुझे बता दो, मैं और मिठाई खरीद लूँगी। ठीक है। तो अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, अर्थात मेरे पास भी काफ़ी मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियाँ के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। मिठाई वाला जो है, फेरी वाला जो है, अपनी बात को बताए ही जा रहा है कि वे यहीं कहीं होंगे, अंत में होंगे, कहीं न कहीं जन्म लिए होंगे, यहीं कहीं रहते होंगे, घुल मिलकर जो है इसी तरह कहीं मुझे मिलेंगे। अब जब मैं बच्चों के पास आता हूँ तो मुझे बहुत ही सुख और संतोष का अनुभव होता है। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक से मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ।
रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू से उनकी आंखें जो है आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। तो फेरी वाला बोलता है, मुझसे ले लो। यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। जब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो प्यारे बच्चों, वो फेरी वाला अपने बच्चों को ढूंढने वहाँ आया करता था, ठीक है ना। उनके पास पैसे थे, धन संपत्ति सब कुछ था, लेकिन उनके साथ कुछ हादसा हुआ जिससे उनके बीवी बच्चे नहीं रहे दुनिया में, और वो इस तरह से अपने मन को बहलाने के लिए इस काम को शुरू किया। तो निराशा जहाँ होती है वहाँ आशा का एक किरण उगता है। इसमें कवि ने आशावादी होने का जो है एक बहुत ही बेमिसाल परिचय दिया है कि हमें सदैव आशावादी रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हिंदी कक्षा 7 मिठाई वाला। तो इसके लेखक जो है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, जो कि कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को जन्मे थे, ठीक है ना। इनकी पढ़ाई मिडिल तक ही की, कई नौकरियां की और लेखन जारी रखा। क्रमशः वह संपादक हो गए। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति तो आप रहे ही हैं, फिल्मों के लेखन के लिए भी भाग्य आजमाया। कौन? वाजपेयी जी। ये कुछ मूल्य पूरक प्रश्न हैं, जैसे फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती है, उनका घर परिवार कहाँ होगा, उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव होंगे, यह जानने के लिए दो के समूह में जो है जो छात्र हैं प्रश्न तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उनके आंसर दिए हुए हैं। जैसे फेरी वाले का जीवन काफ़ी कठिन होता है, वह सुबह से शाम तक गलियों में चक्कर लगाते रहते हैं। उनका घर परिवार उनसे अलग गांव या दूसरे शहर में होता है या किसी छोटी कॉलोनियों में। उनके जीवन में अनेक समस्याएं आती होंगी, जैसा पूरा सामान न बिकना, सामान का खराब हो जाना, सड़ जाना, तबीयत खराब होने से, अधिक बारिश होने पर, इस तरह से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? तो हाँ, बिल्कुल हाँ, फेरी वाले के जीवन से इस बात का पता लगता है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से दुख कम हो जाता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी की मृत्यु के बाद वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान ला कर बेचता, तो उनके चेहरे पे खुशी की लहर देखकर उसे संतोष, धैर्य और सुख की अनुभूति होती। तो यहाँ पे अपनी कुछ कल्पना के माध्यम से आपने चित्र बनाने हैं, वो देख लेना, बना लेना। तो कुछ यहाँ पे प्रश्न तैयार हैं अतलग उत्तरी करके। रोहिणी के पति का क्या नाम था? तो रोहिणी के पति का नाम विजय बाबू था, ठीक है ना। रोहिणी ने उनसे मुरली वाले को रोहिणी ने उनसे किसको बुलाने के लिए कहा था? तो मुरली वाले को बुलाने के लिए कहा था। चुन्नू मुन्नू कौन थे और कहाँ गए हुए थे? चुन्नू मुन्नू रोहिणी के बच्चे थे और पार्क में खेलने गए थे। मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को क्या स्मरण हो आया? कि मुरली वाले के स्वर सुनकर रोहिणी को मन ही मन खिलौने वाले का स्मरण हो आया कि वह भी इसी तरह से गा करके खिलौने बेचता था। तो यहाँ कुछ जैसे मिठाई वाला पहले क्या था, और राय बहादुर जी बच्चों को कौन सा खिलौना खरीदा, तो वो आपको पता है मुरली खरीदे थे, ठीक है ना। और मिठाई वाला जो है एक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी था, ठीक है। इस तरह से आगे देख लेते हैं, अभ्यास प्रश्नावली देख लेते हैं। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता ताकि एक ही चीज़ बार बार मिलने से बच्चे ऊब न जाएं, और वह महीनों बाद इसलिए आता था क्योंकि उसे सभी बच्चों के लिए चीज़ें इंतजाम करनी होती थीं। इससे बच्चों में उत्सुकता भी बनी रहती थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से
बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तो मिठाई वाला मादक मधुर ढंग से गाकर अपनी चीज़ों को बेचता था तथा वह चीज़ों के दाम भी कम लेता था। उसे बच्चों से बड़ा स्नेह था और कभी गुस्सा नहीं करता था। इन कारणों से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। तीसरा है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। तो विजय बाबू एक ग्राहक के तौर पर तर्क देते हैं कि दुकानदार को झूठ बोलने की आदत होती है। सबको सामान एक ही भाव में देते हैं, पर ग्राहक को दाम ज़्यादा बताकर बाद में कम कर देते हैं, पर एहसान का बोझ डाल देते हैं। मुरली वाला एक विक्रेता के तौर पर देता है कि ग्राहक को सामान की असली लागत का पता नहीं होता और दुकानदार हानि उठाकर सामान क्यों न बेचे, पर ग्राहक को लगता है कि दुकानदार उसे लूट रहा है। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की प्रतिक्रिया क्या होती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, खिलौने वाले के आने पर उसके मधुर आवाज़ से निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। बच्चे पुलकित हो उठते थे, वे पैसे लेकर मोल भाव करने लग जाते थे और खिलौने लेकर के उछल कूद करते थे। पांचवा है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो मुरली वाले का स्वर रोहिणी को जानी पहचानी सी लगी। उसे याद आया कि खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था, इसलिए उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया। तो रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने बताया कि इसके भी 2 बच्चे थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए उसने इस व्यवसाय को अपना लिया, क्योंकि उसे अपने बच्चों की झलक दूसरे बच्चों में मिल जाती है। अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। तो कहानी के अंत में मिठाई वाले ने पैसे लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को समझने का प्रयास किया। साथ ही उसे चुन्नू मुन्नू में अपने ही बच्चे नजर आए। उसे लगा कि इस तरह से अपने ही बच्चों को मिठाई दे रहा है। 8वां क्वेश्चन है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती हैं। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? अपनी राय दीजिए। शहरों में स्त्रियां चिक के पीछे से बात नहीं करती हैं, परंतु आज भी गांव में तथा रूढ़िवादी परिवार में इनका पालन होता है, क्योंकि ऐसा करना संस्कार के साथ साथ सम्मान के तौर पर भी लिया जाता है। मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि स्त्रियों के स्वतंत्रता के हनन करने जैसा है। ये उनके प्रगति को तो रोकता ही है, साथ में देश की प्रगति को भी संकट पैदा करता है। भाषा की बात, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ है, तो उसके आंसर भी इस तरह से देख लो। उत्तर में मिठाई वाला शब्द संख्या है तथा बोलना क्रिया है। मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है। जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता को बता रहा है। सो थैंक यू बच्चों, आप इस वीडियो को अच्छे से सुनना, समझना और अपना अपडेट देना।